हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के 8 चैप्टर कर्मवीर कथा तक का आंसर क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर सभी देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 चैप्टर स्वामी दयानंद के बारे में। ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही लंबा है बाबू। आपके अभ्यास के लिए कुल 11 प्रश्न दिए हैं और उन 11 प्रश्नों में आपके जो मौखिक के 2 और 3 प्रश्न हैं और लिखित के आपके 2, 4 और 8 जो प्रश्न हैं, ये यानी 3, 2, 5 प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। और हमने आपको कहा था जब भी व्याकरण आएगा हम अलग से क्लास कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस चैप्टर को 4 पार्ट में बांटेंगे। इस पार्ट में हम लोग मौखिक के सभी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो उस व्याख्या का लिंक ऊपर आई बटन में है, आप व्याख्या देख लीजिए बाबू। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए, मौखिक का पहला प्रश्न है बाबू, स्वामिनः दयानन्दस्य विषये द्विवाक्ये वदत्। अब आपके पूरा पाठ ही स्वामी दयानंद से भरा पड़ा है। अब स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य बताना है। कुछ भी आप बता सकते हैं बाबू, हमने आपको बताया है। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः अभवत्। आधुनिक भारत में समाज के शिक्षा में महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामके ग्रामे 1924 ईस्वी वर्षे अभवत्। अर्थात स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक ग्राम में हुआ था। ये हमारा मौखिक का पहला प्रश्न था। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बाबू, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम् वदत्। यानी नीचे जो पद दिए गए हैं उसके समस्त पद करके उसका विग्रह करके बताना है और आपको उस समास का नाम भी बताना है। तो आइए बाबू, सबसे पहले अर्थ देखते हैं। अर्थ हो गया तो हम उसका विग्रह बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला शब्द है हमारा धर्मो उद्धारकः, यानी धर्म के उद्धारक। धर्म के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कीजिए। बालकस्य बालकयो बालकानाम, षष्ठी विभक्ति का के की, अर्थात धर्मस्य उद्धारकः यानी धर्म के उद्धारक। सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषी, सत्यान सत्य मतलब सत्य, अन्वेषी माने खोज करने वाला, सत्य की खोज करने वाला। तो इसका विग्रह होगा सत्यस्य अन्वेषिणः, यानी सत्य का खोज करने वाला। ये सभी के सभी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अब ये तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का विग्रह में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वही तत्पुरुष कहलाएगा। तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। षष्ठी विभक्ति बालकस्य वाला, षष्ठी विभक्ति क का के लिए, तो ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा। अगला शब्द है बाबू हमारा वैषम्य निवारकः। वैषम्य मतलब विषमता यानी भेदभाव के निवारण करने वाला। तो वैमश्य निवारकः। शिखर स्थानीय माने ऊंच स्थानों में, शिखर माने
उच्च शिखरस्य स्थानीय यानी उच्च स्थानों में यानी बहुप्रसिद्ध चीज़ों में उनका क्या नाम है, अग्रणीय है। संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत की शिक्षा की, तो संस्कृतस्य शिक्षा हमने लिख दिया है। ये जितने भी शब्द हैं, देखिए यहाँ पर भी षष्ठी ष्य सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन में ही लिख दिया है ये सभी के सभी षष्ठी तत्पुरुष हैं। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, हमने अभी आपको बताया, जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। एक बात और, उत्तर पद को अगर आप प्रश्न के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका जो जवाब आएगा वो हमारा पूर्व पद ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल एक हम तत्पुरुष समास ले लेते हैं, संकट मुक्त। संकट मुक्त तो हमने कहा कि अगर आप उत्तर पद से प्रश्न करेंगे, उत्तर पद यानी बाद वाले से प्रश्न करेंगे तो जवाब हमारा पहले वाला आएगा, संकट मुक्त। किससे मुक्त, तो संकट से मुक्त। तो संकट जो है वो हमारा पूर्व पद है यानी पहला पद है। तो इस तत्पुरुष समास में एक बहुत ही अहम भूमिका है कि अगर आप उत्तर पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारा जवाब पूर्व पद होगा। आगे समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू संधि विच्छेद। मोस्ट VVI आपके 1-2 प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर संपूर्ण वीडियो को देखिए। शब्द है बाबू हमारा संकल्पाच, इसका संधि विच्छेद करना। ये हमारा व्यंजन संधि है। कौन सा संधि बाबू, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि बाबू नियमों का भंडार है। उसी नियमों में से एक नियम है हमारा तो से संबंधित नियम। अब ये तो से संबंधित नियम क्या है बाबू, आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। अगर किसी शब्द के बाद तो है और तो के बाद यानी तो के बाद अगर च या छ शब्द है तो ओ बदलेगा च में। अगर उसी तो के बाद ज या झ है तो ओ बदलेगा ज में। ट और ठ के बाद है तो वो हमारा ट में बदलेगा। ड और ढ है तो वो ड में बदलेगा। ल है वो त में बदलेगा। अब ये याद कैसे करेंगे, च और छ में बड़ा कौन, यानी पहले कौन आता है च, इसलिए च में लिखेंगे। ज और झ में पहले कौन आता है ज, इसलिए ज लिखेंगे। ट और ठ में कौन आता है ट, तो बड़े वाला। आइए इसको एग्जाम्पल के संबंध में, जैसे हमने कहा कि अगर त के बाद च और छ है तो किस में बदलेगा च में। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा संकल्पात धन च है, यानी च के बाद क्या आया तो के बाद तो के बाद क्या आया च, तो च किस में बदलेगा च में, आधा च में। तो यही च यहाँ पे बन गया है आधा च, तो संकल्पात धन च। आइए एक और एग्जाम्पल आपको देखते हैं। जैसे उच्चारण, इसका संधि विच्छेद होगा उत धन चारण, यानी तो के बाद च आया है तो च या छ आता है तो उ बदलता है च में, इसलिए इस उत का तो च में बदल गया और ये च तो बना उच्चारण। ये हमारे तो संबंधी नियम है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला शब्द को देखते हैं क्या है। अगला शब्द है बाबू धर्मांतरम, इसका संधि विच्छेद हुआ धर्म धन अंतरम। ये हमारा स्वर संधि है और इस स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये जो धर्मांतरण है ये हमारा दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि उसे कहते हैं जिनमें समान स्वरों का मेल होता है।
समान स्वर्ग आपस में मेल होकर के दीर्घ करते हैं यानी वृद्धि करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से आपको समझते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया है सत्यान्वेषिणः। अब सत्य अ आया यानी अ और अ मिल के क्या हो जाएगा आ। तो देखिए सत्य में आ का मात्रा आ गया तो हो गया सत्या। चलिए एक और समझते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक का है विग्रहार्पितानि। अब देखिए विग्रह धन अर्पितानि ह अंतिम वर्ण अ आया और अ तो अ और अ ह में आ का उच्चारण कर रहे हैं। तो आप समझ गए दीर्घ संधि किससे कहते हैं। दीर्घ संधि उसे कहते हैं जिनमें समान स्वरों का मेल होता है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। दोनों ये हमारा दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि हमने बताया कि समान स्वर जैसे अ और अ मिलेगा तो क्या बनाएगा आ बनाएगा। आ और अ जुटेगा तभी आ बनाएगा। आ धन आ तभी आ बनाएगा। अब अ के जगह पे आप छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई और छोटी ई बड़ी ई यानी ये सभी समान स्वर का ही मेल होता है। आइए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द जानने से पहले जानते हैं बाबू गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि में अगर अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो ओ बदलेगा ए में। अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो ओ बदलेगा ओ में यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा ओ में। री बदलता है अर में। री किस में बदलता है अर में। तो आइए देखते हैं समाजोदाहरणस्य। अब इसका समास संधि विच्छेद होगा बाबू समाज धन उदाहरण। अब इस उ किस में बदलेगा अ। ज के बाद ज में अंतिम वर्ण क्या है अ और अ के बाद अगर उ आता है छोटा उ या बड़ा उ तो ओ किस में बदल जाता है ओ में। तो इसलिए ये बना समाजोदाहरणस्य। आइए एक और शब्द देख लेते हैं। उल्टा देखते हैं। संधि विशेष से शब्द बना है वन न अ आया और अ के बाद आया है उ। तो अ और उ इसमें किसका मात्रा लगा देंगे ओ का। इसलिए शब्द बना वनोत्सव यानी वन उत्सव। आगे समझ में बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी मौखिक का चौथा प्रश्न है पंच अव्यय पदानि वदत। अब 5 अव्यय बताना है। अब अव्यय जानेंगे तो अव्यय बताएंगे। तो अव्यय उसे कहते हैं वे शब्द होते हैं यानी अव्यय उसे कहते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो सभी लिंग विभक्ति और वचन में एक समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात उनमें लिंग वचन विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज फॉर एग्जाम्पल देखिए अद्य। अद्य माने होता है आज। जैसे लड़का होगा वो भी कहेगा आज मैं पढ़ने जाऊंगा। लड़की होगी वो भी कहेगी आज मैं पढ़ने जाऊंगी। बहुवचन होगा हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। और आज में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अत्र माने यहाँ। वह यहाँ आती है वह यहाँ आता है हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सर्वत्र सभी जगह अपि मने भी एकदा मने एक बार कदा मने कब परितः मने चारों ओर। ये आपके अव्यय के उदाहरण है। तो हमने अभी मौखिक के चारों प्रश्नों को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर और ज़रूर बताइए क्योंकि आपके कमेंट हमें और बेहतर करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।